हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट से ज़्यादा मैं प्राइस एक्शन के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से शेयर प्राइस के ऊपर कल इम्पैक्ट पड़ सकता है। सभी घटनाएं जो आसपास हो रही हैं उसके हिसाब से, और बैंक के रिजल्ट क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर और नॉर्मल आप देखेंगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, और सभी जगह अगर आप देखेंगे तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के ऐसे रिजल्ट्स की चर्चा मिलेगी कि जहां पर कि ऐसा बोला जाएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। रिजल्ट अच्छे हैं, मैं ये शुरू में ही आपको बोल देता हूँ, लेकिन रिजल्ट की जो बारीकियां हैं वो समझते हैं मेरे साथ। तो रिजल्ट में क्या बारीकियां वो मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिएगा, बैंक का जो बिजनेस है उसमें कुछ चीज़ें आप समझ लीजिएगा। इंडिया के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, अगर अभी तक की अगर हिस्ट्री देखें तो हम, और जो पिछला क्वार्टर गया वो ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने पिछले जो सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एंजॉय किया। पिछले क्वार्टर में भी और पिछले 2-3 क्वार्टर से आप ऐसा ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर के अंत से ही, जैसे ही 2021 का अंत हुआ, सभी बैंकों ने जनवरी शुरू होते के साथ अपने एफडी के रेट बढ़ा दिए, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसके रेट बढ़ा दिए। इसका मतलब है कि उनको जो टर्म डिपॉजिट्स है उनको कलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ था और इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाजार में देखा जा सकता है। और जिस तरीके से यूएस के मार्केट्स हैं उनके एंगल से भी अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 20 बेसिक पॉइंट बढ़ चुके हैं विदाउट आरबीआई इंटरवेंशन। आरबीआई ने कोई रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन फिर भी 0.1 यानी कि 10 बेसिक पॉइंट से लेकर 20 बेसिक पॉइंट तक एफडी के रेट्स मोस्टली बैंक्स ने बढ़ा दिए हैं, 1 साल से लेकर 3 साल वाली जो अवधि है या उससे ऊपर वाली अवधि में। तो ये बात आप समझ लेना कि जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस समय हमें लग रहा है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो क्रेडिट ऑफ टेक भी जो है कम हो जाता है। और कुल मिलाकर ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात आपने समझनी है कि जो प्रोविजंस बने हुए हैं बैंकों की असेट्स के ऊपर, उसमें आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड के बाद जो है एक रिस्ट्रक्चरिंग की एक फैसिलिटी दी थी। उसकी वजह से आपको प्रोविजंस तकरीबन आईसीआईसीआई बैंक के केस में 3,000 करोड़ के डेफर्ड किए गए हैं, यानी कि जो 3,000 करोड़ के प्रोविजन अगर बनाने पड़ते अभी तो प्रॉफिट में स्थिति कुछ और होती। तो 3,000 करोड़ के प्रोविजंस अगले पीरियड्स में आपके डेफर हो गए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि तकरीबन 3,000 करोड़ के प्रोविजंस का बेनिफिट इनको मिला है इस क्वार्टर के अंदर। कुल मिलाकर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और ये ऐसा नहीं है कि इस बैंक के साथ है, सभी बैंकों के साथ है प्रोविजंस में। अब बात करेंगे ऑपरेशनल फ्रंट पर, यानी कि जो इंटरेस्ट लिया और दिया उसका जो डिफरेंस है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो आगे चल के कैसा रह सकता है। तो उस पर तकरीबन जो हम उम्मीद कर रहे हैं 10 से 20 बेसिक पॉइंट का डेंट पड़ सकता है आगे चल के। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो जो लिक्विडिटी वाला जो प्रेशर है वो बाजार में आ सकता है, उस बात को भी ध्यान रखना है। रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आइएगा अब इसकी बारीकियों को समझते हैं। देखिएगा, बारीकियों को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो इन्होंने इंटरेस्ट की कमाई की पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, क्योंकि हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करते हैं, तो देखिएगा इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में क्या फ़र्क हुआ है। फ़र्क हुआ है केवल और केवल 800 करोड़ रुपीस की इंटरेस्ट अर्निंग इनके पास ज़्यादा आई है। तो तकरीबन 800 करोड़ की अर्निंग्स इनके पास इंटरेस्ट की ज़्यादा आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो जो थी 15738 करोड़ जो इन्होंने लोन्स या एडवांसेस पे जो पैसा दिया था, वो तकरीबन 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आई है। और ये फेस्टिवल सीजन वाला जो पीरियड है, तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये तकरीबन आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 3% के आसपास की ये वैल्यू बनती है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मोर और लेस सेम है। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, यानी कि आरबीआई के पास इन्होंने पैसा ज़्यादा छोड़ा है इस क्वार्टर में, तो वहाँ से भी लगभग डबल पैसा जो है इन्होंने इंटरेस्ट के रूप में कमाया। तो आरबीआई पे ज़्यादा बैलेंस इन्होंने दिया, यानी कि जो पैसा उधार देना था वो अभी भी इनके पास आरबीआई के पास इन्होंने ज़्यादा पार्क किया हुआ था। और अदर्स जो इनकम्स हैं वो तकरीबन 10% बढ़ी हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। अदर इनकम का जो फिगर्स है, अदर इंटरेस्ट है, अदर इंटरेस्ट का जो इनकम्स है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए बढ़ी हैं। जो बाकी अगर हम एचडीएफसी बैंक के मामले में देखेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई थी, तो यहाँ पर वो फिगर मिसिंग है।
तो कुल मिलाकर जो इनकम पिछले क्वार्टर में 26,000 करोड़ थी वो अब 27,069 है। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये केवल और केवल 4.5% के आसपास बनती है। तो 4.5% के आसपास ये इनकम बनती है। इंटरेस्ट जो है 9545 है वो बढ़कर 9846 हो गया, तो मोर और लेस सेम है। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 500 करोड़ रुपए के आसपास की एक्सपेंसेस बढ़ गए और उसमें मेजर इम्पैक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के का ना होके अदर एक्सपेंसेस का, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो इकोनॉमी में उसकी वजह से है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 16,116 करोड़ से बढ़कर 16,921 करोड़ हो गए। यानी कि जो भी आपके रेवेन्यूज बढ़े हैं टोटल वो तकरीबन 1,000 करोड़ के हैं, जिसमें से तकरीबन 750 करोड़ के आसपास आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो 750 करोड़ से ज़्यादा खर्चा बढ़ गया, तो कुल मिला के आपको 250 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो है आए हैं। और वही 250 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 250 से भी थोड़ा सा कम है। तो केवल आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 250 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ा है, केवल 250 करोड़। अगर उसको देखेंगे आप तो वो तकरीबन 2.5% है, यानी कि एक क्वार्टर की ग्रोथ 2.5% है आपके प्रॉफिट में। तो ऐसा क्या है कि जो रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। आइएगा बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में प्रोविजन था 2713 करोड़, जो प्रोविजन है 2000 करोड़ रुपए, यानी कि 700 करोड़ रुपीस के प्रोविजंस आपके घटे हैं। तो 700 करोड़ रुपए आपके घटते के साथ आपका 700 करोड़ रुपए प्रॉफिट वो बढ़ गया, और जो है करीबन 250 करोड़ रुपए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फायदा हुआ। तो तकरीबन आपके 900 करोड़ के आसपास, यानी कि और नेट ऑफ आप कैलकुलेट करेंगे तो 850 करोड़ के आसपास बनते हैं। 850 से 900 करोड़ रुपए वो प्रॉफिट आपके बढ़े हैं। तो उसको परसेंटेज टर्म्स में आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका क्वार्टर बेसिस बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको, और वो 10% से ऊपर बनता है। तो ये जो 10% से ऊपर वाली फिगर है ये मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, और ये ही सबसे खास बात है कि ये जो ग्रोथ है ये सबको सबसे अच्छी लग रही है। और पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे तो ये 23% बनती है। तो इस वैल्यू को जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो 700 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन कम हुआ है ये वास्तव में डेफर हो रखा है। क्योंकि अगर आप इसकी जो नीचे की नोट्स टू अकाउंट पढ़ेंगे तो जो रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट है उसमें 3000 करोड़ है। तो 3000 करोड़ रुपीस का जो डेफर हो रखा है वो अभी मान लीजिएगा अगर आरबीआई के रूल्स नहीं बदलते तो वो प्रोविजंस अभी बनने थे। इस क्वार्टर में कुछ पिछले क्वार्टर में जो चला गया तो यहाँ पे वो बेनिफिट मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो आप देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बड़ा, 2.5% के। अगर एक कंपनी का शेयर 20 या 22 की पी रेशियो पे चल रहा है तो 10% से 12% जो है बैंकों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। तो अल्टीमेटली बैंकों की जो वैल्यूएशन वो ग्रोथ पर ही है, क्योंकि आप कर्जे के रूप में ही पैसा लेते हैं और देते हैं। तो कुल मिलाकर शेयर का भाव है 800 रुपये। अभी भी शेयर जो है 24-25 की पी रेशियो पर चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाली प्रवृत्ति के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर जो है फुली प्राइस्ड इन है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शेयर बहुत जो है ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है शेयर्स, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन वो केवल एक ही बदौलत कि असेट्स क्वालिटी उन्होंने बढ़िया बताई है। वो असेट्स क्वालिटी इसलिए बताई है क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस की वजह से वो एनपीए घोषित नहीं हुए हैं। अगर एनपीए घोषित नहीं हुए हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग बुक्स वो आरबीआई की तरफ से जो कंफर्ट मिला है वो बेनिफिट इनको मिला हुआ है। अगर मान लीजिएगा यहीं पे 2000 करोड़ की जगह आपके 5000 करोड़ के प्रोविजंस होते तो ये ईपीएस आपको आधी नजर आती। बट हालांकि बैलेंस शीट बहुत क्लीन हो चुकी होती है अगर वैसा होता तो वो जो स्पेस है उसकी वजह से आपको ईपीएस मिल रही है। ईपीएस 8.93 है, लेकिन हम इसी को कंसीडर करें और डाइल्यूटेड बेसिस पे 8.74। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम जाएं तो आपको ये ईपीएस मिलेगी 9.42। तो 800 रुपए का शेयर भाव है। अभी भी देखिएगा 37-38 रुपीज के आसपास ईपीएस बन रही है। ट्रेलिंग बेसिस पे तो वो भी नहीं बन रही है। हम फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करें तो 40 रुपए से 45 रुपए के बीच में ईपीएस बनेगी, क्योंकि 10% की ग्रोथ को भी हम कंसिडर कर लें। और ये जो लोएस्ट प्रोविजन आपने बनाए शायद ये प्रोविजन इससे नीचे तो नहीं जाने वाले 2000 करोड़ से, आगे चल के 2500, 2600 या 2700 करोड़ के आसपास ही बनेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चल सकते हैं कि जो ईपीएस है वो फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 40 से 45 रुपए के बीच में
आपको मिलेगी। और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है तो 48 और 800 रुपये का शेयर भाव है। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 20 की पी रेशो पर अभी शेयर ट्रेलिंग बेसिस पर 22 से 23 की पी रेशो पर, फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखेंगे तो 19 से 20 की पी रेशो पे चल रहा है। और जिस तरीके का इंटरनेशनल माहौल है तो हमें लगता है कि ये शेयर फुली प्राइज्ड है। अगर ये शेयर का रिजल्ट जब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए उस तरीके का शेयर बाजार होता तो शायद एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करता, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन के बाद भी पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद भी शेयर नीचे आ गया। तो इतना तो बाजार को उम्मीद थी, तो बाजार को उम्मीद थी कि 2500 करोड़ के आसपास का प्रोविजन होगा, जो 2500-2700 करोड़ के आसपास जो पिछली बार था। तो वो प्रोविजन 700 करोड़ रुपए घटा, केवल उसका इंपैक्ट ही इसके अंदर है। बाकी परफॉर्मेंस जैसे पिछले क्वार्टर में अच्छी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी अच्छी है। तो ग्रोथ आप मान के चलिएगा कि जो एक क्वार्टर में केवल 2.5% की ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। जो भी आपको प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रही है वो केवल किसके दम पर आ रही है, वो केवल और केवल प्रोविजन घटने के दम पर आ रही है। तो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ईयर बेसिस पे भी देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिएगा यहाँ पे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा पिछले साल था 8819 बिफोर प्रोविजंस और ये है 10,000। तो कुल मिलाकर आपकी जो ग्रोथ है वो केवल और केवल 13% की है। और अगर आपका शेयर 20 की पी पे चल रहा है तो 13% ग्रोथ ही है आपकी। और बाकी बिजनेस के अंदर जो बैंकिंग बिजनेस है वो उसके अंदर ग्रोथ की ही मोस्टली वैल्यू होती है, जो पी रेशो होती है वो ग्रोथ की होती है। 4% आप अलग से स्प्रेड लगा लो तो 13/4/17। तो ये शेयर की अगर फेयर वैल्यूशन निकालेंगे तो 17-18 के पी रेशो पर ही बनती है। और बड़ा बैंक है तो आप 20 लगा लो तो मैक्सिमम। तो ये शेयर हमें लगता है फेयरली वैल्यूड है। और वैसे भी अगर आप दूसरे एंगल से भी देखें ना, 9 मंथ्स के एंगल से, तो भी आपको पता चलेगा। देखिएगा 9 मंथ के अंदर इनका जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 27,857 करोड़ था 9 महीने में पिछले साल। और पिछले साल के मुकाबले में अब हुआ है 28,957, यानी केवल 1100 करोड़। केवल अगर 9 मंथ्स की ग्रोथ देखें तो केवल और केवल 4% ग्रोथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत सारे लोगों को लगेगा या YouTube के ऊपर या सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कि बहुत ही दमदार रिजल्ट है। मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता। रिजल्ट अच्छे हैं नो डाउट, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं है। और अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देखें तो इनके जो बिजनेस है इंश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, उसने थोड़ा सा अच्छा नहीं किया है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो इनको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आप देखिएगा कि 310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये दिखा रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है इसमें भी आपका डेंट पड़ा है। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आप तो लॉस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है। तो कुल मिलाकर कंसोलिडेटेड में इंश्योरेंस बिजनेस की ऑपरेशंस कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं। और लाइफ इंश्योरेंस में भी आपका प्रॉफिट में डेंट पड़ा है, ईयर ऑन ईयर भी आपका प्रॉफिट में डेंट पड़ा है। तो इसका मतलब चैलेंजेस अभी भी हैं दूसरे बिजनेसेस के अंदर। हालांकि ICICI सिक्योरिटी जो है मुझे इनका अच्छा बिजनेस लगता है, वहाँ पर इन्होंने ठीक किया है, वो अदर्स के अंदर है, वहाँ पे कंफर्टेबल है। और वो बिजनेस में हालांकि देखिए चैलेंजेस है, लेकिन कंपनी ने काफ़ी जो है अपने आप को चेंज किया है। इसके बाद ये जो मैं आपको 3,000 करोड़ की बात कर रहा था, ये देखिएगा रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है 3216 करोड़ रुपीस के। तो इसमें से अगर मतलब 50% भी प्रोविजंस मानते कि बनता तो ये वो इम्पैक्ट आता। तो इसमें से केवल उन्होंने 640 करोड़ बनाया, तो 2400 करोड़ रुपए तो अभी भी आप मान के चलिएगा। तो ये तो थी चर्चा इसके बारे में। अब अगर हम बात करें ICICI बैंक के रिजल्ट के साथ साथ इसके प्राइस एक्शन के बारे में, तो अगर हम प्राइस एक्शन पे चलें तो सबसे पहले देखते हैं ये इसका चार्ट है। तो ये देखिएगा डेली चार्ट आपको नज़र आ रहा है। ऊपर के लेवल पर मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि शेयर बाजार के अंदर मीडिया में काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन इसकी दी गई है, तो शेयर ऊपर की तरफ रिएक्ट करे। बट मुझे लगता है कि देखिएगा पहला रेजिस्टेंस देखिएगा जो 840 के आसपास बनता है, शायद इसको पार नहीं कर पाएगा जिस तरीके का मूड माहौल बाजार में है। बेशक से ऑप्टिमिस्टिक बाजार है। ये जो 860 के ऊपर बहुत सारे जो पुराने लोग फंसे हुए हैं, तो 840 का एक रेजिस्टेंस मानिएगा। अगर बाजार शेयर ऊपर खुलता है और ये शेयर रिएक्ट करता है तो 840 के आसपास इसमें काफ़ी जबरदस्त जो है रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आएगा। निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो ये देखिएगा ग्रीन कैंडल से जहां से शेयर टूटा था, तो 800 रुपये की जो अभी जिस प्राइस पे चल रहा है, तो 800 की इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये इमीडिएट सपोर्ट ब्रीच होती है और जिस तरीके से इंटरनेशनल माहौल है, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के बाजार में भी है। तो भी फिर इस रिजल्ट के बाद अगर 800 रुपये के नीचे 2 रुपये 3 रुपये नीचे लगा लीजिएगा 797, अगर 797 के नीचे अगर ये शेयर प्राइस जाता है तो आपको कोई भी बहुत जल्दी
सपोर्ट नहीं मिलेगी, पहली सपोर्ट आपको 760 रुपये के आसपास जाके मिलेगी। तो ये 760 रुपये की सपोर्ट है, अगर 797 टूटता है तो फिर एक सीवियर सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि रिजल्ट्स के ऊपर पॉजिटिव बायस है, तो ऊपर की तरफ अगर देखेंगे ऊपर जाता है 800 रुपये से ऊपर जो है, हमें लगता है 797 का स्टॉप लॉस रखने के बाद जो तेजी वाले प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे जो है प्ले करेंगे। और 797 अगर नीचे टूटता है तो आप ये समझिएगा कि जो है सेलर्स जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो 800 रुपये से ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा तो बुलिश मोमेंटम के अंदर है। 800 रुपये में अगर हम 3 रुपये नीचे लगा ले 797 और थोड़ा सा कंजर्वेटिव देंगे 795, तो एक बेरिश ट्रेंड में आ जाएगा और फिर 760 रुपये तक के प्राइस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इवन बजट तक अगर 760 रुपये के नीचे भी शेयर चलता है तो 700 रुपये पे बहुत ही जबरदस्त वाली सपोर्ट है। वो हमें उम्मीद है कि जब तक बाजार में कोई बहुत बड़ी मेजर करेक्शन नहीं होगी तो 700 रुपये होल्ड करता रहेगा। और कुल मिला के अर्निंग्स के एंगल से भी ये जो शेयर है 700 रुपये पे जबरदस्त वैल्यूएशन रखता है। तो 700 रुपये से नीचे के भाव हमें काफ़ी कम संभावना लगती है, बट इमीडिएट सपोर्ट जो है 760 की है। उसके बाद एक छोटी सी सपोर्ट आपको 720 रुपये के आसपास भी नजर आएगी, लेकिन जो सबसे जबरदस्त सपोर्ट है इसके ऊपर वो 700 रुपये पे है। और ऊपरी रेजिस्टेंस अगर आप बात करेंगे, अगर जब 800 रुपये से ऊपर अगर शेयर ट्रेड करता है तो 840 रुपये की पहली रेजिस्टेंस है, और जो 860 865 रुपये पे दूसरी रेजिस्टेंस है। 865 रुपये के बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में शेयर चला जाएगा अगर वहाँ पे ट्रेड होता है तो। और अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो देखिएगा ये जब तेजी आई थी तो ये वॉल्यूम के साथ आई थी, ये वॉल्यूम के साथ तेजी आई थी और उसके बाद ये सस्टेन नहीं की थी। तो ये बड़े वॉल्यूम के बाद भी सस्टेनेबिलिटी नहीं होना और उसके बाद शेयर का कंसोलिडेट होना, ये तो बताता है कि हाँ बाजार में के अंदर इसमें कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से बाजार में दशाएं बनी हैं और जिस तरीके से इन्फ्लेशन का प्रेशर बना है तो सब कुछ हमें लगता है कि मोर और लेस जो है प्राइस्ड इन है। अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक हुआ तो काफ़ी अच्छा कर सकता है शेयर, लेकिन अगर मूड माहौल ख़राब है तो मैंने आपको जो लेवल्स बताए तो वहाँ तक ये शेयर रिएक्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो HDFC में इन्वेस्टेड थे शायद वो भी अभी ICICI बैंक में ज़्यादा सेफ्टी समझ रहे हैं। और ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त, और ये पहला बैंक है जो ब्लॉकचेन सिस्टम्स के ऊपर जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स को सर्टिफाई कर रहा है। ये भी काफ़ी हमें पॉजिटिव लग रहा है। तो कुल मिला के फंडामेंटली ये शेयर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर वैल्यूशंस वाइज हमें लगता है कि प्राइस इन है और मूड और माहौल दोनों को देखते हुए हमें लगता है कि अभी शायद नीचे एक बार मौका शायद मिल सकता है। जिन लोगों को भी इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मुझे लगता है 720 और 700 रुपये के आसपास के भाव आए तो जो है रिस्क रिवार्ड जो है फेवर में हमें लगता है कि वहाँ पर हो सकता है। और बैंकों में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ नहीं, क्योंकि बैंकों में अलग तरीके के बिजनेसेस होते हैं और जिस तरीके से जो है काम चल रहा है उस तरीके से, लेकिन फिर भी जो है दिग्गज जो बैंक्स हैं अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें ICICI बैंक में फिर भी काफ़ी जबरदस्त कंफर्टेबल है। छोटे बैंकों से मुझे लगता है कि छोटे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वहाँ से जो है हमारी अवॉइड ही जो है लगता है हमें कि वहाँ उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी फेडरल बैंक एक स्मॉल बैंक के अंदर कंफर्टेबल पोजीशंस के अंदर हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज, लेकिन बाकी मोस्टली बैंक्स के अंदर अभी भी जो है हमें लगता है कि दूर रहने वाली जो है पोजीशन जो है ज़्यादा उचित रहने वाली है। तो ये मेरे जो व्यू है ये व्यक्तिगत व्यू है। किसी भी तरीके का आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। मैं और मेरा चैनल इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि आप किसी भी तरीके के लॉस करें या प्रॉफिट करें, तो उसके लिए जो है हमारा चैनल किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं है। और मैं भी आपको जो वीडियो दे रहा हूँ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ। किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है ये चीज़ें मैं सब आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी जो है अच्छा काम किया है, जो मुझे भी काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है। तो जो छोटे बैंक जो है बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं उनको बहुत बड़ा चैलेंज जो है देने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, फास्टैग में, या जो भी नई इनोवेशंस हैं बैंकिंग के अंदर उसमें ये अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। और कुल मिलाकर ये देखिएगा सबसे EDS इंडियाज़ फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ इनलैंड ट्रेड्स। और इसके साथ साथ इन्होंने जो फॉरेन के अंदर जो इनके लोन्स थे, लोन पोर्टफोलियो, तो उनको भी काफ़ी कंफर्टेबली इन्होंने रिड्यूस किया है। अगर आप पूरी जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे तो ये मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रहा है कि जिस तरीके से ब्लॉकचेन जो है फ्यूचर है आगे का। और बैंकिंग सिस्टम में ये जो है पहले से बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले जो मैनेजमेंट थी जब चंदा कोचर जी थी तो इस बैंक ने बहुत कुछ जो है
मिस कर दिया जो जिसके लिए डिज़र्व करता था। अगर वो 2-3-4 साल का पीरियड अगर आप हटा दें, अगर वो नहीं होता इस तरीके का जिस तरीके से बीता, तो शायद ये बैंक आज 1200-1300 रुपये पर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आता। तो इन सभी के साथ जो है ये जो मेरे रिव्यू हैं आपको कैसे लगे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।